गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। मनीष महोदय शिक्षक दिनस्य मम प्रणाम स्वीकरोतु। धन्यवाद। नमो नमः। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पूर्व कक्षा में हमने आम प्रत्यय किन किन धातुओं से लगेगा हमने ये समझा था। एक बार दोबारा समझेंगे। आम प्रत्यय का प्रकरण दोबारा प्रारंभ करते हैं। अब देखिए सूत्र है कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटि। बिल्कुल क्रम से सूत्र हैं और एक एक सूत्र अलग अलग है, एक अलग अलग कारणों से बनाया गया है। जैसे कि पहला सूत्र है कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटि। इन्होंने कहा कि कास धातु और प्रत्याद धातु ऐसी धातुओं को ही लिट लकार के परे होने पर क्या होता है, उन धातुओं से आम प्रत्यय होता है। पर इन्होंने कहा कि अमंत्रे अर्थात वेद में आम नहीं होता है। ठीक है, वेद को छोड़ करके आम होता है। तो फिर वार्तिककार कहते हैं कि आप प्रत्याद मत कहिए, आप अनेकाच कहिए। क्या कहिए? आप अनेकाच कहिए। तो अनेकाच क्यों कहें हम? कह रहे हैं यदि आप अनेकाच नहीं बोलेंगे तो क्या दिक्कत आएगी कि चकासरी धातु, दीधी, वेवी, चुलुम्प, दरिद्रा, ये जो धातु है इनसे आम नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि आप कहेंगे कि प्रत्ययाद अर्थात प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसी धातुओं से ही हो, तो इन जो चकासरी, दीधी, वेवी धातु है ये प्रकृति से ही इकारांत अनेकाच है। ये आपकी प्रत्यय लगने के कारण नहीं हुई है। तो प्रत्यय ना लगने के कारण तो फिर तो इनमें नहीं हो पाएगा, इनमें भी हमें प्राप्ति करवानी है। तो कैसे काम चले? तो इसलिए कहते हैं कास कहिए और अनेकाच कहिए। मतलब दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो। एक तो कास धातु और एक अनेकाच धातु। अनेकाच धातु बोलने से क्या हो गया कि हमको ये पता लग गया कि कास धातु में हो कि अनेकाच धातुओं में ही आम, अनेकाच धातु से साक्षात आम होता है। क्या होता है? आम। यदि धातु अनेकाच है, चाहे वो प्रत्यय लगने के बाद हुई है, चाहे वो प्रकृति से ही अनेकाच है, तो उससे आम ही करना है। कहते ठीक है। और कह दिए काच धातु से, कि काच धातु से भी करना है। फिर सूत्र बनाया पूर्णो तेश्च प्रतिषेधो वक्तव्य। कह रहे हैं इस नियम के अनुसार काच से निकाच आम वक्तव्य है। इस वार्तिक के अनुसार आपको आपकी जो ऊर्णु धातु है वो भी कैसी है? अनेकाच है। ऊर्णु में एक ऊ है, प्रथम ऊ, और एक ऊर्णु नकार उत्तरवर्ती जो उकार है, दो अच हैं, ऊ है दोनों ऊ। तो दो अच होने से अनेकाच। न एक अनेक, जो एक नहीं है वो क्या है? अनेक है। हम तो संस्कृत में ऐसे समझते हैं ना कि न एक अनेक, जो एक नहीं है वो अनेक है। तो अनेकाच होने के कारण इसमें दो अच है, एक अच नहीं है, इसलिए अनेकाच है। तो इसमें भी फिर हमको आम करना था। तो कहते हैं नहीं, इसमें आम नहीं होगा। कह रहे क्यों नहीं होगा? अनेकाच तो है भैया। तो कह रहे ये वार्तिक निषेध कर दे। कौन सी वार्तिक निषेध करेगी? पूर्णो तेश्च प्रतिषेधो वक्तव्य। तो ध्यान रखिएगा कि ऊर्णु धातु आपकी अनेकाच होते हुए भी ऊर्णु धातु को कभी भी आम प्रत्यय नहीं होगा। मैं पूछ सकता हूँ आगे चल करके, जब हम ऊर्णु धातु हम करेंगे ना सिद्ध, मैं आपसे पूछूंगा कि ऊर्णु धातु अनेकाच है तो आपने आम क्यों नहीं किया? तो आपको क्या बताना है? ऊर्णो तेश्च प्रतिषेधो वक्तव्य। अब देखिए इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः। अब इस सूत्र को समझेंगे तो सबसे पहले कहते हैं अनृच्छः। क्या कहेंगे? अनृच्छः, कि रिच्छ धातु को छोड़कर।
ये सूत्र जो भी कार्य करने को कह रहा है या जो भी बता रहा है काम, वो काम ऋच धातु में तो नहीं होगा। अब ऋच धातु को पहले इतना समझा हमने, फिर कह रहे हैं धातु ये क्या कार्य बता रहा है। तो ये कह रहा है कि जिन धातुओं को कहेगा उनसे आम लगाना है। कह रहे हैं, अच्छा तो फिर कैसी धातु से आम लगाना है? तो कहते हैं इजादी गुरुमान। इजादी गुरुमान, तो इजादे है इच आदि में हो ऐसी धातुओं को या धातुओं से, ऐसी धातुओं से, और कैसे होनी चाहिए? गुरुमतः। इसमें भी गुरुमत शब्द से क्या कहते हैं, अस प्रत्यय लगने वाला गुरुमतः बना। मैंने आपको पूर्व कक्षा में समझाया भी था कि जैसे गुरुमत शब्द है, मूल शब्द गुरुमत है, तो पंचमी और षष्ठी में तो ngस आएगा, ngस, और ngस में क्या बचेगा? अस। तो अस बचने के बाद में आपका गुरुमतः बनेगा। क्या बनेगा? गुरुमतः। तो ये क्या बना? इसमें भी पंचमी है और इजादेह में भी पंचमी है। तो अर्थ बना कि इजादी गुरुमान धातुओं से क्या होता है? आम होता है। अर्थात धातु इजादी भी होनी चाहिए और गुरुमान भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजादी तो है पर गुरुमान नहीं है, गुरुमान तो है पर इजादी नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इजादी कहने पर कहते हैं, इजादी मतलब क्या है? तो कहते हैं इच जिसके आदि में, इच माने इच प्रत्याहार, ई उ रिल री ए ओ आई औ। तो कहते हैं ये जिनके आदि में हो ऐसी धातु होनी चाहिए, और ये जो वर्ण है, जो इच ये जो है, ये गुरुमान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुरुमान। गुरुमान। तो कह रहे हैं ठीक है। तो कहते हैं गुरुमान इजादी तो हमेशा पता देख के पता लग जाता है कि हमें कैसी इजादी ई है कि नहीं है, ऊ है, इच आदि में है कि नहीं है, पता लग जाता है। तो कहते हैं गुरुमान कैसे पता लगेगा? गुरुमान कब होता है? तो कहते हैं गुरुमान दो कारणों से होता है। किस कारणों से होता है? दो कारणों से। एक होता है संयोगे गुरु। संयोगे में सप्तमी विभक्ति, अर्थात संयोग के परे होने पर, संयोग के बाद में होने पर जो भी आपका जो स्वर होगा वो गुरुमान हो जाएगा, अर्थात गुरु हो जाएगा। तो जैसे देखिए, इंक धातु है आपकी, इस इंक धातु में ई है, और इस ये ई तो ह्रस्व है। ह्रस्व होने से क्या है? ह्रस्वम लघु। ह्रस्व होने से ये लघु था, पर कहते हैं संयोगे गुरु कि वो ह्रस्व गुरु बन, जो ह्रस्व है लघु न बनकर गुरु बन जाता है। जो ह्रस्व है वो लघु न बनकर गुरु बन जाता है यदि उस ह्रस्व वर्ण के बाद में संयोग हो। तो यहाँ ह्रस्व के बाद में संयोग है, तो ये लघु न बनकर गुरु बन गया। तो इंक, ये ई इजादी है कि नहीं है? इंक धातु है, इजादी है, और ये ई जो है ये गुरुमान हुआ कि नहीं हुआ? गुरुमान भी है, हुआ संयोग। कह रहे ये भी गुरुमान है, कह रहे इसमें भी संयोग है, तो ई के बाद में इसलिए ये भी गुरुमान है, ये भी गुरुमान है, ये भी गुरुमान है। अब कह रहे ये गुरुमान कैसे? संयोग के, संयोग तो नहीं है बाद में। कह रहे दीर्घंच, कह रहे संयोग को मान करके गुरुमान नहीं है, ये दीर्घ को मान करके गुरुमान है। कि जरूरी नहीं है कि संयोग को मानकर ही गुरुमान होगी, या तो संयोग बाद में होगा तो गुरुमान होगी, या फिर दीर्घ होगा स्वर तो गुरुमान होगी। तो ये गुरु दीर्घ है, दीर्घ होने से गुरुमान है कि नहीं? दीर्घ होने से गुरुमान। अब देखिए ऐसी सभी धातुओं में जब आप देखिए तो सारी धातु गुरुमान मिलेगी, सारी धातु आपको इकट्ठा करके दे दी गई है। अब जैसे कोई बोलेगा कि अब देखिए कि हम यहाँ पर इंक धातु है, कि हम यहाँ पर संयोग को मान करके गुरु करें कि दीर्घ को मान करके गुरु करें? दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत क्या है? किसी को भी मान के करो। नहीं, दीर्घ को मान के करेंगे ना, क्योंकि दीर्घ को कोई सहारे की जरूरत नहीं है। दीर्घ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वैसे तो सही बात है, दीर्घ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कार्य कर अलग अलग सूत्र से करो या फिर एक सूत्र से करो, स्थिति तो दोनों घट रही है ना उसको करने के लिए। पर लेकिन दीर्घंचा बोल दिया, दीर्घ, दीर्घ से ही स्वतः है, सिद्ध है, तो फिर संयोग को क्या देखना? दीर्घ से ही स्वतः सिद्ध है तो संयोग कर, फिर भी दोनों का कार्य क्या है? गुरु ही तो करने दोनों का कार्य।
दोनों ही गुरु कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए कि मतलब कि कौन से करें। तो अगर ऐसी दिक्कत हो तो दीर्घ से मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमें समझा कि गुरुमान धातु। अब देखिए रिच्छ धातु भी गुरुमान है कि नहीं है? रिच्छ धातु भी गुरुमान है। ये जो री है ये ह्रस्व है, पर संयोग होने के कारण ये री क्या हो गया, गुरुमान हो गया। अब गुरुमान होने के कारण इससे भी आम लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? पर सूत्र ने कह दिया कि अनरिच्छा न रिच्छा रिच्छ धातु को छोड़कर, ठीक है, इसलिए कह दिया इन्होंने न रिच्छा अनिच्छा। अब देखिए, अब आगे समझते हैं। दयाया सश्च, क्या सूत्र है? दयाया सश्च। अब ये कह रहे हैं कि दय अय आस धातु हैं, इन्हें भी लिट लकार के प्रत्ययों के परे होने पर द्वित्व नहीं होता। क्या होता है इन्हें? क्या होता है? इनसे आम होता है। मतलब ये समझिए कि आम प्रत्यय होता है। क्या होता है? इन धातुओं से भी आम प्रत्यय होता है। इन धातुओं से भी आम होता है। और याद रखिएगा, जब भी आम मिलेगा तो धातु को द्वित्व नहीं होगा। धातु को आम मिलेगा तो धातु को द्वित्व नहीं होता है। अब आगे देखिए, तो दय अय आस, इन धातुओं से इन्होंने आम प्रत्यय करने के लिए कहा। कह रहे हैं इनसे आम करने के लिए क्यों कह रहे हो? पहले के सूत्रों से प्राप्त नहीं है क्या? कह रहे नहीं, पहले के सूत्रों से प्राप्त नहीं है। कह रहे क्यों प्राप्त नहीं है? तो कह रहे पहले जो सूत्र थे वो तो या तो कोई पहला वाला सूत्र जो था वो अनेकाच को करता है। किसको करता है? नहीं, पहला वाला सूत्र अनेकाच को करता है। किसको करता है? तो ये दय अय आस धातु अनेकाच तो नहीं है। तो कह रहे ठीक है, तो दूसरे वाले सूत्र से कर दो। तो कहते वो भी गुरुमान, इजादी और गुरुमान को करता है। तो कह रहे ये भी इजादी और गुरुमान नहीं है, तो दूसरे वाले सूत्र से भी प्राप्त नहीं था। तो दोनों सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो इस सूत्र को बनाया गया दय अय और आस, कि इन तीन धातुओं को भी हो जाए। अब कहते हैं उषा विदा जागृभ्योन्यतरस्याम। उषा विदा जागृभ्योन्यतरस्याम, ये जो यहाँ पर विदा पढ़ा गया है ना, विदा, ये विद धातु है, तो वो तो हलंत है। पर ये कहने विद धातु से जब आप आम करोगे तो विद को विदा कर लेना। क्या कर लेना? विदा, निपात। निपात कर रहे हैं, मतलब कि निपात में हमको ये नहीं पूछना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। जब कहा जाता है तो सीधा कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कहा जागरी, उष और विद, इन तीन धातुओं से भी क्या होता है? आम ही होता है। पर कैसे होता है? विकल्प से होता है। कैसे होता है? विकल्प से। तो कह रहे इन धातुओं को भी पूर्व वाले सूत्र में ही पढ़ दो, तो क्या दिक्कत है? अलग अलग सूत्र क्यों बना रहे हो? मतलब बार बार सूत्र बनाए जा रहे हो। कह रहे इसलिए वो नित्य करेगा। जो दयाया शस्चा है ये इन धातुओं में नित्य आम करेगा, नित्य। और ये जो सूत्र है उष विद जागृत, ये विकल्प से करेगा, ठीक है। ये नित्य करेगा और ये विकल्प से करेगा। अब कहते हैं कि अगर हम दोनों धातुओं को एक साथ कर देते, दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़ देते, तो जो दय अय और आस धातु है इनको भी क्या होने लगता? विकल्प से होने लगता। और विकल्प से तो हमें करना नहीं है, हमें दो रूप नहीं बनाने, हमें एक एक ही रूप ही चाहिए। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग ही रखा। तो कह रहे हैं ठीक है। तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भी ह्री भ्रीहुवाम श्लुवच्च, भी ह्री भ्रीहुवाम श्लुवच्च। कह रहे हैं चार धातुएं हैं, इन चार धातुओं को भी विकल्प से आम होगा। क्या होगा? विकल्प से आम होगा। विकल्प से आम होगा। तो कह रहे ठीक है, तो विकल्प से ही आम करना था तो पिछले वाले सूत्र के साथ कर देते। अरे पिछला वाला सूत्र भी तो विकल्प से कर रहा है और ये भी विकल्प से कर रहा है, पिछले वाले के साथ ही कर देते। तो कह रहे नहीं,
वो पिछला वाला केवल विकल्प कर रहा है, ये विकल्प के साथ साथ एक चीज और जोड़ रहा है, वो क्या है? श्लूवत। श्लूवत माने समझ में आता है कि बाद में जो आम प्रत्यय होगा वो श्लू नहीं है। मतलब क्या कहने मतलब मेरा ये है कि वो प्रत्यय हमारा श्लू नहीं है, पर वो श्लूवत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? श्लू नहीं है पर श्लू के जैसा हो जाएगा, अर्थात अतिदेश हो गया। जो जैसा नहीं है उसे वैसा बनाना क्या कहता आता है? अतिदेश। अतिदेश। तो कह रहे श्लूवत करने का फायदा क्या है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जब आम होता है तो धातु को द्वित्व नहीं होता है। क्लियर बात कही थी मैंने? जब आम होता है तब धातु को द्वित्व नहीं होता है, पर कह रहे हैं कि कुछ धातुओं से आम करने के बाद द्वित्व हो जाए, कुछ धातुओं से आम करने के बाद द्वित्व हो जाए। तो कह रहे हैं ठीक है, तो उसके लिए द्वित्व करने के लिए हमारे पास 5 निमित्त हैं। कितने निमित्त हैं? 5 ही निमित्त हैं। तो कह रहे हैं हाँ ये बात तो सही है, पर कह रहे हैं यदि आपको दोबारा द्वित्व करवाना है तो उन 5 निमित्तों में से कोई एक ग्रहण करना पड़ेगा। उन 5 निमित्त में से ही हमको कोई एक ग्रहण करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कौन सा ग्रहण करें? तो कह रहे हैं जो सबसे सिंपल है, जिसके प्राप्त होने पर अन्य सूत्रों की प्राप्ति, एक्स्ट्रा सूत्रों की प्राप्ति नहीं होगी, वो केवल श्लू है। क्या है? केवल श्लू है। श्लू है। और जो जो कार्य प्राप्त है भी भी ह्री भी हु को, वो कार्य वहीं पर हो पाएंगे। क्लियर समझ में आया आपको? ये थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में करेंगे, क्योंकि वो लिट से तो फिर वो होता ही था ना द्वित्व। फिर अभी आपको नहीं, देखिए लिट लकार, अभी आपको समझाऊंगा कि लिट लकार हम कैसे कार्य करेंगे। इतना अभी समझिए कि यहाँ पर ले लेते हैं। दरअसल क्या होता है, देखिए पहले हम समझते हैं। ये हो गया हमारा, अब यहां देखिए तो हमारी जैसे मान लीजिए हमारी धातु कौन सी है? दय धातु। दय दय धातु से लिट लकार पर में आया, ठीक है, लिट लकार पर में आया। अब दय, इसने कहा कि दय धातु से लिट लकार के पर होने पर दय धातु से आम होता है। तो इन दोनों के बीच में आकर एक बैठ गया आम। आम बैठ गया। अब आम के बैठने के बाद में ये दय लिट का हमने क्या कर दिया? लकार लिट का लिट करा। फिर आगे चल करके क्या हो जाएगा? अब देखिए दय धातु को द्वित्व करने के लिए क्या चाहिए? लिट पर में चाहिए। पर में क्या है? आम है। तो लिट मिल रहा है क्या? पर में नहीं मिल रहा, आम मिल रहा है। जब तक लिट नहीं मिलेगा तब तक द्वित्व नहीं हो पाएगा। तो ये आम बीच में द्वित्व करने को मना कर दिया कि आम थोड़ी ना लिट करने का कोई, हमने लिट को निमित्त माना था। आगे जब पढ़ेंगे आप, जब धीरे धीरे करके सारे सूत्र पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि लिट को निमित्त माना गया है द्वित्व करने के लिए, ना कि आम को। और जब हमने आम कर दिया और फिर आगे चल के क्या हो जाएगा? आमा एक सूत्र आएगा, उससे लिट का ही लोप कर देंगे हम, लुक कर देंगे, लुक। ठीक है, तो दयाम बनेगा केवल दयाम। अब जब हमने इसका लिट का लोप कर दिया तो ये अब ये पद बन गया कि नहीं बन गया? पद बन गया। पद बन गया। अब पद बनने के बाद में अब आगे चल के सूत्र और आएंगे। इतना समझ में आया आपको? नहीं आया? ये एक समझ में आया। इतना समझ नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। उश्वित भी समझ में आया, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये तो एक क्लियर है। ये क्लियर है ना? आपने क्या सीखा इससे? कि जब आप आम करेंगे तब धातु को द्वित्व नहीं होगा, है ना? अब धातु आई भी धातु, भी उन धातुओं में से ये भी को ले लेते हैं।
अब इसने कहा कि भी धातु से भी विकल्प से आम होगा, हाँ तो विकल्प से आम होगा इसका मतलब क्या है, एक पक्ष में आम करेंगे लिट परे होने पर, और एक पक्ष में आम नहीं करेंगे। हाँ लिट लगाएंगे। तो जब आम नहीं करेंगे तो धातु को लिट परे होने पर कोई द्वित्व करने के लिए मना कर सकता है क्या? नहीं नहीं पर जब आम करेंगे तो धातु को द्वित्व करने के लिए मना करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, वो करेगा। पर लेकिन हमको चाहिए कि इस धातु को, इन ये जो चार धातु हैं, इनको आम प्रत्यय के परे होने पर भी द्वित्व हो जाए। नहीं तो उसको विकल्प से बोल देते हैं ना, जैसे उष्विद विद में बोला है जागरी में, ऐसा विकल्प से बोल देते हैं। क्या बोलते हैं विकल्प से, बताइए। नहीं, ये उष्विद जागरू वाला आप लेंगे तो उसमें तो क्लियरली बोला कि विकल्प से आम प्रत्यय लगता है। हाँ तो एक बार इसमें- लगता है, एक बार लिट की क्रिया होगी, एक बार आम की क्रिया होगी। हाँ तो बिल्कुल आम की क्रिया होगी, तो आम की क्रिया क्या थी कि धातु को द्वित्व नहीं होता है, Yes, तो आम की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ हो रही है। हो रही। हो रही है। तो आम की क्रिया जो हो रही है उसको मना करना है हमें। आम नहीं समझ में आया आपको? आम की क्रिया क्या है? आम की क्रिया ये, करना है। आम की क्रिया ये है कि धातु को द्वित्व नहीं करना है, यही है ना आम की क्रिया। ये वो तो आम- क्लियर है, मैंने वो क्लियर हो गया। पर पर लेकिन हमको ये जो आम के परे होने पर धातु को द्वित्व नहीं करना है ये नियम था, पर हमको चाहिए कि चार धातुओं के परे होने पर आम, इन चार धातुओं से बाद में आम मिले तब भी इन धातुओं को द्वित्व हो जाए। नहीं, लेकिन वो तो विकल्प से लीड कर रहा है ना, एक नहीं, बार नहीं, आम महोदय। होगा, एक बार लीड होगा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि लीड की जगह स्लू क्यों कर रहे हैं। लिट की जगह श्लू नहीं कर रहे। नहीं तो ये जो क्या आम है ना, फाइनल फॉर्म बता दीजिए, उससे ये समझ जाएंगे। वो फाइनल हाँ। फॉर्म नहीं देखने से नहीं समझ पा रहे। देखिए आम जो है ना, ये इस आम को श्लू की तरह कर रहे हैं। किसकी तरह कर रहे हैं? स्लो की। मनीष जी, मैं एक बोलूं, आप दही का जैसा लिया ना, ऐसा उस में से एक का लीजिए, बाद में यहाँ आइए तो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ। तो पहले उस विधि में लेता हूं। फाइनल फॉर्म विभयाम चकार बनती है ना, तो द्वित्व हो रहा है ना यहाँ पे। ये कहना चाहते हैं कि द्वित्व तब भी हो जाएगा श्लूवत। हाँ, देखिए आपकी धातु जैसे मान लीजिए विद धातु है आपकी। हाँ, एक सेकंड, ये लिख नहीं रहा महोदय। 38 वाला सूत्र लीजिए तो आगे फिर हमें क्लियर हो गया, क्योंकि उनका प्रयोजन तो होगा, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझना है। एक सेकंड बस। हाँ, ये लिख नहीं रहा है। एक सेकंड। बंद करके चालू करिए तो होगा, शायद कभी कभी ऐसा हो जाता है। अटक गया है। नहीं, वो बंद करके चालू कीजिए आपका स्क्रीन शेयरिंग। एक सेकंड रुकिए बस। हाँ अब ठीक है महोदय। हाँ ठीक है। देखिए कहाँ पहुंच गए? तो हम थे तो आइए देखिए। तो हम धातु हमारी विद धातु है, ठीक है। अब विद धातु से हमने आम लगाया और उसका फिर लिट आया, ठीक है। अब विद धातु को एक विकल्प से आम लगाना है, एक पक्ष में नहीं लगाएंगे। विद प्लस लिट। जो कह रहे हैं विकल्प का जो काम है ना, वो ये विकल्प का काम है। आपने कहा जो विकल्प का काम है, केवल ये विकल्प का काम है। अब कह रहे हैं ठीक है, हमने विकल्प तो कर दिया। अब
अब कह रहे हैं आम का जो फल है कि आम प्रत्यय करने के बाद में धातु को द्वित्व नहीं होता है, तो कह रहे हैं हाँ नहीं होगा फिर, तो विराम बन गया, विद प्लस आम विराम बन गया। दम बन गया, पर लेकिन जब लिट पर में मिलेगा तो विद धातु को द्वित्व तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, देखिए क्या लिखा है कि जैसे वेद, विवेद लिखा है ना, विवेद, तो विद धातु को विवेद कैसे बनेगा, जब विद धातु आएगी तो उसको द्वित्व कहेंगे तभी तो विविध बनेगा, हाँ, विद विद विविध। तो यहाँ पर लिट के परे होने पर तो द्वित्व हो गया, लिट के परे होने पर तो द्वित्व हो चुका है, हाँ, लिट के परे होने पर कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, मना कहाँ कर रहा है, आम के परे होने पर। नहीं वही प्रश्न है कि जैसे विद को किया ऐसे ही बी को हम लोग ये सूत्र में के अंदर किया होता तो क्या प्रॉब्लम है? संदीप जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मनीष जी आप ना वो भी जो भी वाली धातु है ना उसके अंदर आप फाइनल फॉर्म बता दीजिए, वो फाइनल फॉर्म ना देखने के कारण नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भी में वहां पे द्वित्व हो गया, देखिए विभयाम चकार चकार बनेगा, बन गया, विभयाम चकार बनेगा आपका, ठीक है। तो आम होने के बाद भी द्वित्व हो गया, वो ये कहना चाहते हैं। इतना समझिए किशोर जी महोदय कि हर आम प्रत्यय लगने के बाद कभी भी द्वित्व नहीं होता है, ठीक है। आम बोलिए, आम बोलिए, इतना विकल्प समझिए, हम जब विकल्प से बोलेंगे तो एक बार आम लगेगा एक बार नहीं लगेगा। नहीं तो ठीक है ना, आम लगने के बाद तो द्वित्व नहीं होना था ना, जब आम लग गया तो द्वित्व होना था, मगर वो यहाँ कह रहे हैं आम लगने के बाद भी द्वित्व हो जाए। हाँ वो बात ऐसा वो क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। हाँ बस यही तो बात अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। एक सेकंड, तो मतलब विद में विदाम चकार बन गया, द्वित्व नहीं हुआ, मगर वहां पे विभी में मतलब भी में विभी बना और फिर विभयाम चकार बना। अच्छा आम लगने के बाद द्वित्व करना है। हाँ वही आम तो लगने के बाद भी द्वित्व हुआ, मतलब वही शुरुआत आंसर का मैं है। ढूंढ रहा था, मतलब वो क्लियर नहीं हो रहा था कि आम प्रत्यय लगने के बाद भी धातु को द्वित्व हो सके इसलिए करा गया है, ठीक है। ये महोदय स्क्रीन तो आई नहीं रही, क्या करें बताइए कुछ। यहाँ तो कुछ दिख रहा है आप सभी को कुछ, तो ऐसा करिए न महोदय, दृश्यते न दृश्यते। तो मेरे को बाहर जाके फिर दोबारा आना पड़ेगा ऑफ करके, तो आप तो कंटिन्यू करिए संदीप जी महोदय, और रिकॉर्डिंग हो सकता है रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अगर मैं बाहर गया ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आने का दोबारा करते हैं, ठीक है। धन्यवाद जी ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद फिर दोबारा करते हैं, संदीप जी थोड़ा 5 मिनट हुकार दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हमने ये तो पढ़ लिया कि किन किन धातुओं से हमें आम प्रत्यय लगाना है, ठीक है। अब आम प्रत्यय की विधि पढ़ते हैं कि आम प्रत्यय लगाने की कैसे लगाएं। तो देखिए यदि आपको कोई इकारांत धातु मिलेगी, कैसी धातु मिलेगी, इकारांत, तो उसको क्या करना है, गुण करना है केवल, और गुण करके एचो या वा से आय आदेश करेंगे, तो आय आदेश कर देंगे कि नहीं करेंगे बताइए। जैसे विभि धातु है, विभि, तो इस विभि धातु को हमने क्या कर दिया, इससे आम लगाया, तो विभि को विभे बनाया और विभे प्लस आम, ठीक है। तो विभे प्लस आम हुआ, तो आम है तो एक को आय आदेश करके विभयाम बन गया। री धातु है, आम के पर होने पर हमें ये भी और री धातु को हमने द्वित्व कर दिया था,
तो द्वित्व का जी ही बना। अब ये इकारांत है तो इसको गुण करके आम कर दीजिए। इसके बाद में आम बाद में तो एच आवाज से अयादेश कर दिया, तो गुण करेंगे और अयादेश करेंगे। यदि धातु इकारांत है तो गुण करना है और अयादेश करना है, ये तो आप सामान्य विधि है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। यदि ऋकारांत धातु होगी तो भी उसको गुण करेंगे, क्योंकि ये आम प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? आर धातु प्रत्यय। कैसा प्रत्यय है? आम प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? आर्ध धातु। सभी लोग ध्यान रखिएगा, आम आर्ध धातु प्रत्यय है। तो बिभ्री प्लस आम आया तो री को हमने गुण करके अर हो गया तो बिभराम बन गया। भू धातु है, भू धातु को अगर उकारांत धातु होगी तो हमको क्या करना है? गुण करना है आम को। बाद गुण किससे करेंगे? सार्व धातु का से गुण करेंगे और एचो या से अवादेश करेंगे। तो इकारांत, उकारांत और ऋकारांत में गुण करना है और अवादेश करना है। मतलब सर इकारांत उकारांत में गुण करना है और अवादेश करना है, और ऋकारांत में केवल गुण करना है। अब कह रहे हैं निजंत धातु। कौन सी धातु? निजंत धातु। तो इन निजंत धातुओं में क्या है? चोरी प्लस आम अयामंताल वाई विष्णु सूत्र से निज को अयादेश करें। अगर देखा जाए तो सीधा मतलब कि आपने जैसे कहा, कोई कह, मैंने कहा कि सीधा पहले समझाता हूं, चोरी प्लस आम है। आपने कहा कि चोरी, इन्होंने क्या कहा सूत्र ने कि अयामंताल वाये विष्णु, इस सूत्र से क्या हुआ? जो निच है, निच मतलब चुर में जो ई लगा है, चोरी जो ई बना है वो ई को अयादेश हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इस बस अयादेश करने के लिए आपने सूत्र बनाया है। तो हमने कहा हाँ अयादेश के लिए बनाया है। तो कह रहे हैं अरे वो तो आप गुण करके भी कर सकते थे, बताओ एक सूत्र एक्स्ट्रा बना दिया। तो कह रहे हैं अभी आप पहले पूरी बात समझिए कि गुण करके अयादेश क्यों नहीं हो सकता था। कह रहे क्यों नहीं हो सकता? चोरी को चोरे करो और चोरे को आम करो तो चोरे आम बन जाएगा। आम को देख करके अयादेश कर दो, सूत्र से अयादेश करने की क्या जरूरत है? तो वो कह रहे हैं एक सूत्र आता है, क्या सूत्र महोदय बताइए? नेरनिटी, ठीक है। 6455। ये सूत्र कहता है कि अनिट प्रत्यय के परे होने पर, अनिट आर्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर, किसके परे होने पर? अनिट आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर, प्रत्यय के परे होने पर ऋणी का लोप होता है। किसका लोप होता है? ऋणी का लोप होता है। तब आप कहेंगे कि ऋणी का लोप होता है, क्लियर हुआ पहले ये बात? हाँ। तो अब ये आम प्रत्यय पहले बताइए आर्ध धातुक है कि नहीं है? आर्ध धातुक है। अनिट है कि नहीं है? अनिट भी है। अनिट क्यों है? सूत्र बताइए, अनिट का कारण क्या है? ये वो तो अर्ध धातु वलादी नहीं है ना, वलादी नहीं। हाँ, वलादी नहीं है। जो प्रत्यय को सेठ बताता है वो प्रत्यय सूत्र यहाँ घट नहीं पा रहा, उसको वलादी चाहिए और यहाँ वलादी नहीं। तो ये इसका मतलब ये क्या है? आम जो है ये अनिट भी है, आर्ध धातुक भी है, अनिट भी है। अब क्या कहा है इस सूत्र में कि अनिट आर्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर ऋणी का लोप होता है। किसका लोप होता है? अगर ऋणी का लोप हो जाता तो क्या बनता? चोरी है, ऋणी का लोप हो जाता तो चोर बचता, चोराम हो जाता, और चोर प्लस आम क्या बन जाता? चोराम। चोराम। अब कह रहे हैं कि इन्हें, पर इन्हें ऋणिज का लोप नहीं करना है। इन्हें क्या नहीं करना है? ऋणिज का लोप नहीं करना है। तो अब क्या मतलब कह रहे हैं कि सीधा मना कर दो। तो कह रहे हैं मना करने पे भी आगे चल के कुछ दिक्कत आएगी, इसलिए सीधा करो कि ई के स्थान पर अयादेश कर देने। क्या कर देने? अयादेश। ई के स्थान पे अयादेश, कि सीधा ई है इसके स्थान पे अयादेश हो जाएगा। तो कह रहे हैं क्यों हो जाएगा अयादेश? तो कह रहे हैं और शर्त है इसकी। क्या क्या शर्त है? तो कह रहा है आम के परे होने पर, अंत के परे होने पर, देख लीजिए आप लोग किस किस प्रत्यय के परे होने पर ऋणिज का लोप नहीं होगा, उल्टा क्या हो जाएगा? ऋणी के जगह पर अयादेश हो जाएगा। कोई बात आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। 6422 और 6455।
एरेनिटी 6422 और अयामंता 455। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया आपका। तो ऋणेय सूत्र क्या कहता है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को कि अनिट आर्ध धातु के ऋणेय लोपो भवति, कि यदि अनिट आर्ध धातु प्रत्यय बाद में होगा तो ऋणी का लोप होगा। किसका लोप होगा? ऋणी का लोप होगा। तो ये तो हमने समझ लिया। अब कह रहे हैं कि यहाँ भी तो ये ऋणी प्रत्यय है, यहाँ भी तो इस स्थिति में भी तो ऋणी प्रत्यय है आपका, तो आपको लोप करना चाहिए। तो कह रहे हैं बिल्कुल लोप प्राप्त है। तो कह रहे हैं लोप क्यों नहीं किया आपने? कह रहे हैं ऋण नीति से लोप तो प्राप्त होता है, पर एक सूत्र आता है अयामंताल बाह्येत कृष्ण सूत्र। तो अय में प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति कब होती है? जब आदेश होता है। तो इसका मतलब ये तो पता लग गया हमें कि आदेश करना है। तो कह रहे हैं ना लोपहा, ना का लोप नहीं होता है, ऋणी के स्थान पर अय होता है। क्या होता है? ऋणी के स्थान पे अय होता है। तो कह रहे हैं कब होगा? तो कह रहे हैं सप्तमी किसमें है? इन शब्दों में, इन शब्दों के परण पर। किसके शब्द के परण पर? आम के परे होने पर, अंत के परे होने पर, आलू के परे होने पर, आय के परे होने पर, इतनु के परे पर और इष्णु के परे होने पर। इन 6 शब्दों के परे होने पर आपको क्या हो जाएगा? ऋणिच का लोप न करके ऋणी के स्थान पे आय आदेश। क्लियर हुआ आपको? ये सारे प्रत्यय है क्या? ये सारे प्रत्यय हैं। अच्छा। और भी देखेंगे, कुछ हो भी सकता है, स्थिति बन जाए। इतना क्लियर हुआ आप सभी को कि अगर निजंत धातु होगी, सीधा इतनी समझिए, यदि निजंत धातु होगी तो उसके स्थान पर ऋणी के स्थान पर अय आदेश करना है। वो यदि पूछने लगे कि अय आदेश तो आप गुण करके भी तो कर सकते थे, कहते अगर गुण करके करते तो उस वहां पर ऋणेय नीति सूत्र मना कर देता, पर अयामंताल बाह्येत कृष्ण सूत्र ने सीधा ई के स्थान पर अय कर दिया। क्लियर? अब जैसे देखिए गणी है, तो गणी प्लस आम ऋणिच है, ई है, ई को गुण होके ए प्लस अय होकर बन सकता था, पर सूत्र आएगा निर्निटी। वो कहेगा कि आम के परिणाम पर मतलब अनिट आर धातु के परिणाम पर ई ऋणिच का लोप होता है, तो ऋणी का लोप, ई का लोप प्राप्त होने लग गया। फिर सूत्र ने दोबारा सूत्र बनाया कि उसको रोकने के लिए कि यहाँ पर अय आदेश हो सके, इसलिए इन्होंने अयामंताल बाह्य सूत्र बनाया। उसमें जो निमित्त बनाया उसमें एक आम को भी रखा है, और आम यहाँ पर निमित्त है उपस्थित, इसलिए कार्य हो गया। जो हलंत धातु होंगी उनको क्या करना है? उनको बस यदि उपधा में लघु इक होगा, यदि उपधा में लघु इक होगा तो उनको क्या करना है? सीधा गुण करना है। क्या करना है? गुण करना है। इसका अपवाद बता रहे हैं, जैसे ये इसका अपवाद है। कह रहे अपवाद कैसे है? तो कह रहे देखिए दरअसल बात क्या है कि विद धातु में, आपको अब समझ में आएगा कि विद धातु में इन्होंने विद धातु को विदा क्यों पढ़ा है। अगर केवल विद पढ़ते तो विद में उपधा में लघु इक मिलता कि नहीं मिलता? अगर केवल विद पढ़ते तो उपधा में लघु इक मिलता, तो उसको गुण होने लगता, उगंत लघु पदस्य से तो वेद बन जाता। पर इनकी इच्छा है कि आम के पर होने पर विद धातु गुण ना हो, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? विदा पढ़ दिया। क्या कर दिया? विदा। तो कह रहे हैं अरे यार ये क्या बात हुई, विदा पढ़ा है ना, हम अतो लोप से आ का लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? आ का लोप कर देंगे। तो अब आ का लोप करने के बाद तो अब उपधा में ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कह रहे अब लगा देंगे पुगंत लघु पदस्य। कह रहे नहीं, अब नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? जब भी आप मतलब पुगंत लघु पदस्य को लगाने लगोगे तो ये अतो लोप क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असिद्ध। हाँ जी, जब असिद्ध हो जाएगा तो जब भी पुगंत लघु पदस्य की प्राप्ति होगी तो उसको विद नहीं मिलेगा, विदा मिलेगा, मतलब अंतिम में आ भी मिलेगा। समझ में आपको? कि बताइए, दोबारा बताऊं? और कोई बताइए, दोबारा बताऊं कि समझ में आ गया? एक बार बता दीजिए। एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा पहले, देखिए धातु क्या है? विद है। जो मूल धातु है वो क्या है?
विद। अगर यहां पर सूत्र में विद ना पढ़ के विदा पढ़ा है, क्या पढ़ा है? विद ना पढ़ के विदा। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों पढ़ रहे हो, आप विदा क्यों पढ़ रहे हो? तो कह रहे हैं कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं हम देखिए दोबारा, विद धातु है, वैसे मूल में तो विद हलंत है, पर सूत्र में विदा पड़ा है। तो कह रहे हैं इस विदा का क्या फायदा है? तो कह रहे हैं इसका विदा का फायदा ये है, निपात कर दिया। निपात मतलब कि अब बोला कि विदा का प्रयोग करो, तो विद का प्रयोग। तो कह रहे हैं विद से आम करते तो सीधा साक्षात पुअंत लघु पदस्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? होगी। सभी लोग ध्यान देखिएगा, उपदा में लघु इक है तो सीधा प्राप्ति हो रही है, क्योंकि आम आर्धातु प्रत्यय और आर्धातु के परस्पर उगंत लघु पदस्य से विद को गुण होकर के वेदाम बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? वेदाम। पर हमारे को हमारी इच्छा नहीं है, और हमारी इच्छा नहीं मतलब कि शास्त्र के अनुसार वेदाम गलत है। क्या है? वेदाम गलत है। तब बात उठती है कि कैसे हम रोक पाए। तो कह रहे क्या होना चाहिए? तो कह रहे विदाम होना चाहिए। तो कह रहे हम क्या ऐसा कारण उत्पन्न करें कि विद को गुण ना हो पाए, विद को गुण ना हो पाए। तो कहते हैं कि विद को अदंत पढ़ दो। क्या पढ़ दो? विद को अदंत। तो कह रहे यदि हम विद को अदंत पढ़ेंगे तो उसके बाद में आम मिलेगा, और आम आर धातु को मान करके अतो लोप से आ का लोप हो जाएगा। जब आ का लोप हो जाएगा तब तो आपको विद दोबारा हलंत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो कह रहे फिर क्यों कर रहे हो आप, फिर दोबारा फिर गुण होने लगेगा? कह रहे नहीं, ये जो विद है ये साक्षात इसकी उपधा में ई है, और ये जो विद है इसकी उपधा, पहले इसमें अ था, तो जब अ उपस्थित होता है तो उपधा में द मिलता है। क्या मिलता है उपधा में? द। जब अंतिम में अ उपस्थित होगा तो उपधा में द मिलेगा, तो पुगंत लघु पदस्य को अपना कार्य नहीं मिल पाएगा। तो कह रहे जब हम आ का लोप कर देंगे तब तो उपधा में मिलने लगेगा। कह रहे हाँ मिलेगा। तब खैर उपधा में मिलेगा तो सही, पर उसको गुण नहीं होगा। कह रहे गुण क्यों नहीं होगा? तो कह रहे इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी आप आधातु किसी बाद वाले को निमित्त मान करके पूर्व वाले को कार्य करते हो, इसको क्या बोला मैंने? बाद वाले को निमित्त मान करके जब पूर्व में कार्य करते हो तो जो बीच में जिसका लोप किया होगा वो सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्ध। असिद्ध हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर उसे विदा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? विदा। तो विदा ही मिलेगा, दिखेगा, सॉरी दिखेगा विदा ही, पर है असलियत में विद। तो विद प्लस आम विदाम। सीधा इतना समझिए कि अगर नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा आया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। ठीक है, बस इतना समझिए कि विद धातु में जो विदा पड़ा है उसको पढ़ने के बाद में धातु को गुण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बस गुण नहीं होगा। इतना समझिएगा कि गुण नहीं होगा, तो विद प्लस आम विदाम बन जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि अब जिन धातु की उपधा में लघु इक नहीं होगा उनको क्या करें? तो कह रहे कुछ मत करो, उनको कुछ मत करो। तो कह रहे बस सीधा जोड़ दें? कह रहे हाँ जोड़ दो, केवल दय प्लस आम दयाम एद प्लस आम एधाम जोड़ दिया केवल। कह ठीक है हमने जोड़ दिया। अब कह जब आपको सारी धातुओं में आम प्रत्यय जोड़ना आ जाए, जब सारी धातुओं में आपको आम प्रत्यय जोड़ना आ जाए तब आमह सूत्र आएगा, उसके द्वारा क्या कर दो? जो लिट लकार है ना उसका लुक कर दो। क्या कर दो? लुक कर दो। जो आमह सूत्र के द्वारा जो लिट लकार है उन लिट लकार के प्रत्ययों का लुक कर दो। तो कह रहे जैसे देखो कि जैसे चोरयाम आया, चुर धातु में आपने आम लगाकर क्या बना? चोरयाम बना। अब चोरयाम बनने के बाद में लिट आया, उस लिट का हमने क्या कर दिया महोदय? लिट का हमने लोप कर दिया, लुक कर दिया, सॉरी
लोप और लुक में भी बहुत अंतर है, वो आपको बाद में समझ में आएगा। तो हमने लुक कर दिया, तो कह रहे ठीक है, लुक करने पर क्या हुआ कि अब केवल चोरयाम का चोरयाम ही बचा और दयाम का दयाम ही बचा। ऐसी जो भी आपकी धातु होगी, रिंज है तो रिंज का रिंजाम ही बचेगा, जो भी धातु वैसी की वैसी बचेगी आम प्रत्यय। कह रहे अब क्या करें, अब यहाँ से थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है, थोड़ा हैवी लगता है स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे करके लिट लकार थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कठिन भी है, इसलिए आराम से समझने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी हमको, तो पहले अच्छे से समझ में तो आए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर 10 क्लास लेने का भी क्या फायदा। अब देखिए, क्रिय चानुक प्रयुज्यते लिटि, सूत्र क्या है, क्रिय चानुक प्रयुज्यते लिटि। ये सूत्र क्या कह रहा है, इतना समझिए कि जब आप आम का आमह सूत्र के द्वारा आम प्रत्यय के बाद में लिट का लोप कर दें, लुक कर दें, तो कह रहे हैं उसके बाद में जिन धातुओं से आपने आम प्रत्यय लगाया है उन धातु के बाद में आपको क्या करना है, लिट परक, किसका, लिट परक क्री भू अस का प्रयोग करना है। कि क्री भू अस, इन 3 धातुओं का जो रूप बनता है लिट लकार के परे होने पर, उस लिट लकार के सहित आपको इन तीनों का रूप प्रयोग करना है। आपको और लोगों को, जल्पा जनी जी, संचिता जी, और भी जितने लोग हैं उनको बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लिट परक माने क्या रहेगा? अभी लिट परक मतलब कि अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो महोदय, हाँ जी, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये जिसमें आम प्रत्यय लगता है, जैसे चोरयाम बना, तो चोरयाम में लिट लकार के प्रत्यय ना लगकर ये क्रू और ये जो अंश के अस और भू के प्रत्यय लगेंगे, मतलब वो रूप लगेंगे इसके साथ। हाँ, तो कह रहे हैं कि क्री भू और अस के रूप लगेंगे, तो कह रहे हैं क्री भू अस के भी कौन से रूप लगेंगे, लट लकार के लगेंगे, लिट लकार के लगेंगे, किसके लगेंगे, तो कह रहे हैं लिट लकार के लगेंगे, किसके लगेंगे, लिट लकार, जी। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया, पर लेकिन इतना तो बता दो कि लिट लकार में बनता क्या है। तो कह रहे हैं लिट लकार में देखो, जैसे चकार बनेगा, क्या बनेगा, चकार। तो आगे जाकर हम सीखेंगे क्री धातु से लिट लकार में क्या बनता है, चकार बनता है। तो हमको बस क्या करना है, चोरयाम बना हमारा, और चोरयाम में चकार को जोड़ देना, तो चोरयाम चकार क्या बन जाएगा, अभी क्लियर हो गया मुझे। समझ में आया हाँ, कि बस हमको क्री भू अस आम लिट परक मतलब कि क्री भू अस का प्रयोग करना है, ऐसे क्री भू अस का प्रयोग करना है जिसमें लिट लकार लगा हो, बाद में लिट लकार का यूज किया गया हो। समझ में आया आपको। मनीष महोदय जी, महोदय समझ में आया। मतलब भू का बभूव हो जाएगा। हाँ, क्री भू और अस के लिट लकार के रूप बनाए, और जो धातु में आम लगते हैं वो आम लगा के ये रूप को जोड़ देना है, बस जोड़ देना है, और वो तीनों रूप जोड़ना है क्या है, आप तीनों रूप जोड़ सकते हैं। ओके ओके। यहाँ पे जरा बताइए इसको, जो कर दिए तो उदाहरण दो। जैसे एक धातु देखिए, के बहुत सारे रूप बनेंगे। एक का उदाहरण दे दो क्री हाँ। भू अस में। जैसे देखिए, चोरयाम बन गया आपका, चोरयाम तक बन गया ना। अब देखिए, चोरयाम चकार, कह रहे कि चोरयाम तक तो आपको बनाना आया, चोरयाम तक कैसे बना, आम प्रत्यय लगा करके। अब कह रहे चोरयाम में क्री धातु के लिट लकार के रूप लगाओ, चोरयाम में क्री धातु के लिट लकार के रूप बनाओ, तो क्या बनता है, क्री धातु को लिट लकार में चकार बनता है, चकार चक्रतु चक्रु। देखिए ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या बनता है, चकार चक्रतु चक्रु, चकर्थ चक्रतु चक्र, चकार चकर चक्रिव चक्रि। हम ये पढ़ेंगे कैसे बनता है ये, अभी थोड़े दिनों में, मतलब इसी में ही पढ़ेंगे, लिट लकार में ही पढ़ेंगे कैसे बनता है। पर अभी हमको ये बता रहे कि ऐसा बनेगा, तो बस आपको क्या करना है, अस धातु का क्या बनेगा, आस आसतु आसु, आसिता आसतु आस आस आसिव आसु। भू धातु का क्या बनेगा, बभूव
बभूवतु बभूवुः, बभूविथ बभूवतु बभूव, बभूव बभूविव बभूविमा। तो ये समझ में आया आपको कि ये क्री भू और अस के लिट लकार के प्रयोग हैं। हमको केवल इन लिट लकार के प्रयोगों को जोड़ देना है। केवल क्या करना है? केवल एक मनीष महोदय जी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए चौरिया चकार, चौरिया बभू और चौरिया मास का मीनिंग क्या होता है? तो मतलब जैसे कि जैसे लिट लकार है तो चोरियाम माने क्या होगा? चोरी करना। अब चोरी करना, अब चोरी कब करी? तो मतलब कि लिट लकार का प्रयोग करना, परोक्ष लिट। चोरी की थी, ये अर्थ चोरी है की इसका। थी, मतलब बहुत चोरी की समय थी पहले, बहुत समय पहले। हमारी आंखों ने, हमारी इंद्रिय ने ऐसे देखा बोला नहीं। और मैंने नहीं देखा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने देखा नहीं। वैसे मान लीजिए राम भगवान के समय चोरी हुई थी, ऐसे समय या फिर और समय पहले, मतलब उस समय या हम लोगों से पहले के समय पे चोरी हुई थी, तो हम लोग चोर्याम चकार ऐसा प्रयोग करेंगे। इससे चोर्याम चकार से ये सिद्ध होगा कि चोरी हुई थी। तो कह रहे कि वो तो भूतकाल के लिए तो और प्रत्यय भी लगा सकते हो। कह रहे चोर्याम चकार से ये सिद्ध होगा कि हम लोगों ने देखा नहीं। ओके, और फिर मनीष महोदय, जी मनीष महोदय, ये क्री और चुर धातु को जोड़ के बनाया इसको गया इंग्लिश है। में रिमोट पास्ट बोलते, पास्ट। जी, क्या बोला आपने मंजू भाई जी? क्री धातु और चुर धातु दोनों को जोड़ के बनाया गया है ये। हाँ, चोर ये धातु करता, चोरी करता है, जब चोर्याम बन गया ना आपका, चोर्याम बन गया, तो चोर्याम को हमने चकार जोड़ दिया केवल। ठीक है, अच्छा। और चौरिया बभू का मीनिंग तो वही मीनिंग है। यानी जैसे बोल सकते हैं कि अंग्रेज लोग जो कोहिनूर चुरा के ले गए, तो वो बोल सकते हैं ये प्रयोग करके। बहुत पहले हुआ। हाँ, तो बहुत पहले क्री हुआ माने था। करना, भू माने होना, और अस माने भी होना ही होता है। ठीक है, तीनों का अर्थ होना ही है, करना होना है। तो चोरी करी। वो और अस ये क्री का परस्मयी को चकार आत्मनेपदी रूप नहीं है क्या इसके? हाँ, तो देखिए अब इसका भी बात समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने परस्मय पद का प्रयोग किया और यहाँ आत्मनेपद पद का प्रयोग किया। तो कहते हैं आपने इसमें भी प्रयोग और करिए, बभू का परस्मय पद में और आत्मनेपद में। तो ये कह रहे हैं कि भू और अस, ये दोनों धातु कैसी हैं आपकी? परस्मय पदी धातु। कैसी धातु है? परस्मय पदी है। तो परस्मय पदी है, तो आपको क्या करना है कि इससे फिर परस्मय पद के प्रत्यय लगेंगे, आत्मपद के प्रत्यय तो कभी बनेंगे नहीं। तो इसलिए भू और अस में केवल परस्मय पद के प्रत्यय लगाना है। अब कह रहे हैं क्री में क्या करना है? तो कह रहे हैं क्री में तो उभय पदी है क्री, तो कह रहे हैं हाँ, तो फिर कैसे करेंगे फिर कि कब हम परस्मय पद लगाएं, कब हम आत्मपद लगाएं, या दोनों लगाना है हमेशा? तो कह रहे हैं नहीं, क्री में दिक्कत आएगी। तो क्री में क्या दिक्कत आएगी? इसलिए सूत्र बनाया गया एक सूत्र, वो सूत्र है आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। क्या कहा? आम प्रत्ययवत प्रयोगस्य। ये कहता है कि जिस धातु से आपने आम लगाया, क्या आम लगाया, जिस धातु से आम लगाया, जिस धातु से आपने आम लगाया है, उस धातु से आपको क्या करना है? वो धातु यदि परस्मय पदी है तो केवल परस्मय पदी क्री का प्रयोग करना है, और यदि वो धातु आत्मनेपदी है तो आत्मनेपदी क्री का प्रयोग करना है, और यदि वो धातु उभयपदी है, कैसी है? तो दोनों प्रयोग, उभयपदी है, तो दोनों का प्रयोग करना है। क्री के लिए बोल दिया कि क्री के लिए ये सूत्र बता रहा है कि क्री आम प्रत्यय लगने के पूर्व में धातु जैसी थी, परस्मय पदी थी तो उससे परस्मय पद का क्रिया लगेगा, आत्मपदी तो उससे आत्मपदी का क्रिया लगेगा। समझ में आया आपको? तब क्री लगेगा तभी ओरिजिनल धातु का जो पद है वो उससे लगेगा, उस हिसाब से क्री का लगेगा। भू और अस में खाली परस्मय पद धातु का पद नहीं गिना जाएगा। तो उन्होंने भू और अस से परस्मयी परस्मय पदी पद धातु धातु में को ही तीनों लगेगा। लगाएंगे। तो अब ऐसा देखिए रहेगा ना? भू और अस, इस प्रकार समझिए कि हमेशा भू और अस में तो आपको परस्मय पद जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हाँ, परस्मय पद जोड़ना है। भू और परस्मय पद में, भू और अस में परस्मय पद ही जोड़ना है। पर जब बात क्री धातु की आएगी
तो आपको धातु मूल देखनी है। क्या देखनी? धातु मूल, कि धातु मूल में परस्मै पद है कि आत्मनेपद पद है कि उभय पद है। अगर वो मूल में परस्मै पद होगी तो परस्मै पद का प्रयोग करना है, और आत्मनेपद होगी तो आत्मनेपद का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ आपको? तो मानी महोदय आत्मनेपद की धातु में सिर्फ क्रू का आत्मनेपद का ही रूप लगेगा और कोई बिल्कुल रूप नहीं बिल्कुल। लगेगा। हाँ, अगर कोई आत्मनेपद की धातु हुई तो फिर आप उसमें आम लगाने के बाद में केवल क्रू का आत्मनेपद का ही विधान करेंगे, ना कि परस्मै पद का। हाँ जी, और वो उसमें सिर्फ परस्मै पद की क्रू हुई, धातु ही आएगी। हाँ, और जब अगर आत्मनेपद की धातु हुई और उसका आप अस में प्रयोग करेंगे तो उसमें परस्मै पद का आस ही लगेगा उसमें। ठीक है ना? क्लियर हुआ? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद द्वित्वाभ्यास है। द्वित्वाभ्यास, हाँ बोलिए नूतन माता जी। हाँ, मैं सिंपल लकारों से टेंस का बोध समझना चाह रही थी। तो जैसा मैं समझ पा रही हूँ, बभूव का मतलब पास्ट टेंस हुआ, और सिंपल लंग लकार में अपन अभवत कहते हैं। तो इन दोनों के काल में कुछ अंतर है क्या? इनको तो वही तो बोला आपको, एक तो सामान्य में है कि जो ठीक है ना, कि जो एक तो सामान्य में है आज या कल का भूतकाल होगा, और एक ऐसा जो लिट लकार होता है वो परोक्ष लिट, कि ऐसा भूतकाल जो हमारी आंखों से न देखा गया हो। अर्थात इसके लिए कहते हैं, शास्त्र में इसके ऊपर काफी चर्चा चलती है कि कैसा मान रहे हो। तो ज्यादातर प्रयोग जो देखे गए हैं ना शास्त्रों में, वो जिन्होंने किताबें लिखी है बड़े बड़े विद्वानों ने, उन्होंने ऐसे समय की कथा को कहते हुए इनका प्रयोग किया है कि उस समय वो उपस्थित नहीं थे, अर्थात उनसे भी पहले के टाइम की बात है ये। जैसे मान लीजिए हमारे लिए विवेकानंद जी हमारे, जी बोलिए। जैसे कहानियां सुनाते हैं उनमें प्राय लिट होता है। हाँ, जैसे राजा हुआ, अब एक राजा हुआ एक एक राजा ऐसा कुछ है ना, एक राजा अपने था, सामने नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल। लॉन्ग इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, इसको मैं मतलब इंग्लिश में पास्ट टेंस को समझने के लिए, जैसे अगर दो पास्ट टेंस की एक्टिविटीज होती हैं, है ना, एक इमीडिएट पास्ट होता है, एक रिमोट पास्ट होता है। जो रिमोट पास्ट होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, और जो इमीडिएट पहले गया उसमें सिंपल पास्ट। तो ऐसा समझे कि लंग लकार सिंपल पास्ट हुआ और लिट लकार कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे इसे जोड़ने की। हाँ, थैंक यू। तो अब देखिए, लिंग लकार भी अनद्यत नहीं आता है, तो आज वाले में नहीं होगा ना। हाँ, आज वाले में नहीं होगा। हाँ, लुंग जो है वो सिंपल पास्ट है, लुंग है वो सिंपल है। अभी लुंग भी पढ़ेंगे ना भूल। तो अब देखिए, एक आज द्वित्व करने के लिए आप लोग जो द्वित्व करने की प्रक्रिया आपको पता ही है, पहले से बता रखी है, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है ना? अब धातु को द्वित्व करना है। अब देखिए, बात यहाँ पर रहती है, हमें ये तो पता है कि धातु यदि एकाच होगी तो पूरे को द्वित्व होगा, अनेकाच होगी तो बाद वाले को द्वित्व होगा, वो सॉरी अनेकाच होगी और आजादी होगी तो बाद वाले को द्वित्व होगा, और यदि अनेकाच होगी और हलादी होगी तो प्रथम वाले को द्वित्व होगा। क्या बात, क्या कुछ प्रश्न था माता जी आपका? नूतन माता जी? नहीं है, नहीं है। रेज हैंड था आपको? पता नहीं, वो गलती से हैंड रेज उसको मैं लोअर कर रही थी तो रेज हो गया। ठीक है। अब देखिए, मतलब क्या है, धातु यदि एकाच है, अब लोअर कर रही हूँ तो भी रेज दिख रहा है। जी ठीक है, एकाच है तो इसका मतलब संपूर्ण को द्वित्व होगा। किसको द्वित्व होगा? धातु को, संपूर्ण को। यदि आजादी अनेकाच, सॉरी हलादी अनेकाच है तो कैसी हो? अनेकाच में हम दो भाग कर देंगे। कितने भाग कर देंगे? एक तो हलादी और एक आजादी। यदि हलादी होगा तो प्रथम भाग को द्वित्व होगा, और यदि आजादी होगा तो द्वितीय भाग को द्वित्व होगा। ये तो हमें क्लियर है इतना तो। अब देखिए आगे क्या है, लिटि धातोरनभ्यासस्य।
कि लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर अनभ्यस्त हलादि धातुओं के प्रथम अवयव एकाचु द्वित्व होता है। अर्थात कहने का मतलब इनका ये है कि लिट लकार के परे होने पर द्वित्व होता है। धातु को क्या होता है? द्वित्व होता है। अब कह रहे हैं धातु को जो आप द्वित्व करोगे वो धातु अनभ्यस्त होनी चाहिए। इसका मतलब वो अभ्यस्त नहीं होनी चाहिए। समझ में आपको? वो क्या नहीं होनी चाहिए? अभ्यस्त नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? तो हमने कहा कि जैसे देखिए, जक्षादि शट वाले को नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, जैसे उनको, जैसे अनभ्यस्त, वो तो अभ्यस्त हैं, उनको द्वित्व नहीं होगा क्या यहाँ पे लिट में? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि स्लो वगैरह में तो होता है, वहां तो ऐसा बोला नहीं अनभ्यस्त को। जक्ष के ना एक बार देखना पड़ेगा। जक्षादि शट वो तो होता है ना, जैसे दरिद्रा का दरिद्रा हमने पढ़ा था ना, दरिद्रासती पढ़ा था ना हमने, तो वहां तो वैसा तो नहीं है। नहीं, वही यहाँ वो अलग दिख रहा है। अनभ्यस्त बोल रहा है, मतलब अभ्यस्त को नहीं होगा क्या वो? तो दरिद्रा का देखना पड़ेगा। उसमें तो दरिद्रा अच्छा, में दरिद्रा तो अनेक है। हाँ, तो अब देखते हैं कोई ऐसे जक्ष जागरी दरिद्रा चकास शास, शास में देखना पड़ेगा। हाँ, दरिद्रा को नहीं हुआ है, यहाँ ये रूप में दिखाया है, नहीं हुआ है द्वित्व। शास मतलब वो फर्क है ये द्वित्व में, बाकी सब द्वित्व में। हाँ, आशासिता, हाँ, उसमें भी नहीं हुआ है। इसमें भी नहीं हुआ। नहीं, ये तो शास्त्री लिट लकार है, वाला इसका लिट लकार बना ही नहीं है इसका। हाँ, इसका लिट नहीं, लकार है। उर्नु धातु का देखिए, उर्नु का। उर्नु का तो फिर वही लग जाएगा। अच्छा, उर्नु का भी तो, उर्नु का तो हो जाएगा। उर्दू का तो होता ही है ना, उर्दू को तो वैसे भी अभ्यस्त वो नहीं है। अभ्यस्त नहीं है ना वो। नहीं, एक मिनट, जक्ष जागरी दरिद्रा शास का तो मेरे ख्याल शशास ही बनता है। मेरे हिसाब से शशास। एक सेकंड रुकिए, जब तक बताते हैं। मेरे ये कहने का मतलब इतना तो कंफर्म है कि अगर ये जो बात कह रहे हैं इससे अभ्यस्त धातु को नहीं होगा। हाँ, वही। अभ्यस्त धातु के बाद में जैसे जक्ष जागरी दरिद्रा चकास, ये धातु ये सारी अभ्यस्त हैं। इनको क्या होगा, इनके बाद में लिट लकार पर होगा तो इनको द्वित्व नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे बात कही गई, लेकिन वो तो ये अब जैसे देखिए, एक सेकंड रुकिए, अनेकाच है ना, अनेकाच है तो आम ही होगा ना उसको तो। हाँ, उनमें तो आम ही हो जाएगा उसमें। हाँ, ठीक और है। आम हो जाएगा तो द्वित्व होना ही नहीं। पर देखिए वो शास के लिए क्या है महोदय, कि शास में परस्मय पद में दिखाता है लिट लकार, आत्मनेपद पद में नहीं। एक मैं वो चेक कर ले रहा हूँ, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका कर ले रहा हूँ। पर लेकिन देखिए, जैसे क्री धातु है आपकी, कौन सी धातु है? क्री धातु है आपकी, क्री धातु है। और क्री धातु के बाद में हमने लिट पर में आया, तो क्या हमने क्री को द्वित्व करने के बाद क्या बन गया? चक्री बन गया। अब अभी भी तो लिट पर में है कि नहीं है? तो कोई कहेगा कि लिट अभी भी पर में, दोबारा द्वित्व कर दो, है कि नहीं है महोदय? अभी भी लिट पर में है तो दोबारा द्वित्व कर दो। तो कह रहे हैं कि नहीं, दोबारा द्वित्व नहीं होगा। कह रहे हैं क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहा है अभी जैसे द्वित्व करते हो तो अभ्यस्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? अभ्यस्त। और ये कहते हैं कि अनभ्यस्त, कि ऐसी धातु को द्वित्व करो जो अभ्यस्त ना हो। ये तो अभ्यस्त है, इसको दोबारा द्वित्व नहीं होगा। इतना समझ में आया? और शास धातु के लिए जैसे कि, हाँ, शास धातु के लिए एक बार पता कर लेता हूं मैं। और मनीष जी, हाँ जी, 5 मिनट हम लोग स्टडी रख के फिर क्वेश्चन आंसर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा भारी है तो थोड़ा हल्के हल्के जाएंगे। बिल्कुल, बहुत भारी है। क्योंकि माता जी के क्लास में मुझे कुछ नहीं समझा था, लेकिन आज जैसे आपने बोला धातु को राम बोला तो मुझे वो आइडेंटिटी तभी याद आ गया। तो वो कहीं ना कहीं से आ जाता है, सुनते हैं। देखिए, एक बार सुनने पर ना संस्कार तो बनते ही बनते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, नंद्राहा संयोग आदि, ये सारे सूत्र आपको पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। हलादि शेषा ह्रस्वः कुहोष्टु अभ्यास चर्चा, तो ये इसके बाद
अब आपको यहां तक आपको पढ़ाया गया है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से जो भूवो वुगलुंग लिटो है ये भी पढ़ाया गया है, पर भू धातु के लिए विशेष विधि क्या है हम यहाँ से अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि भू धातु के लिए विशेष विधि क्या है। पर लेकिन उससे पहले आने से पहले आपको अब तक जो आपको वो पढ़ाया गया है द्वित्वाभ्यास कि द्वित्व कैसे करते हैं वो आपको पढ़ कर आना है, क्योंकि लिट लकार में पूरे में द्वित्व ही होगा। तो जब तक आपको द्वित्व करना नहीं आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा। और जो हमने द्वित्व अभ्यास की जो वीडियो देखी पढ़ी थी, हमने द्वित्व करने की पूरी विधि पढ़ी थी, आप उस वीडियो को देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो विशेष सूत्र हैं ये सब मैं आपको समझाता रहूंगा, और पहले आप लोग द्वित्वाभ्यास पढ़ के आइएगा, ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी का प्रश्न है तो, क्योंकि इसके लिए स्लो जा रहे हैं क्योंकि ये भारी सब्जेक्ट है। मनीष महोदय, हाँ जी। हाँ, इसमें गम धातु का लिखा है उन्होंने, जो गम धातु का रूप जो लास्ट का जगम लिखा है ना। हाँ, ये गम गम करके द्वित्व करके वगैरह जगम हुआ है, लेकिन हाँ। जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा जैसे राम वनम जगाम, वो फिर जगाम कैसे, ग का गा कैसे होता है उधर? इसका उत्तर देंगे संदीप महोदय। वो है ना रणुत्तमोवा, सूत्र है जिसमें रणुत्तमोवा सूत्र है आपका, रणुत्तमोवा। वो सूत्र क्या कहता है कि उत्तम पुरुष का जो नल प्रत्यय होता है ना, उत्तम पुरुष का जो नल प्रत्यय होता है वो विकल्प से इंगितवत होता है। कैसा होता है? इंगितवत होता है विकल्प से। जैसे मान लीजिए गम धातु है, तो गम धातु के बाद में इतना समझ सकते हैं बस केवल जगम बना जी। ये प्रश्न अभी हम लोग ने जो कवर किया उसमें का है, नहीं है तो हम उसमें नहीं है, थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। जी चलिए अभी आपको बताता हूँ नेहा जी करेंगे। नेहा माता जी आपको बताता हूँ। बताइए और किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित जो आपसे पढ़ा हो कि आम कैसे लगना है या फिर कुछ इसका संबंधित डिच में क्या हुआ, कुछ भी पूछिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलता हूँ, फिर मैं इसको छोड़कर दूसरा विषय पढ़ाता हूँ थोड़ा सा। और ये ग्रुप में टीचर्स कौन कौन है, जरा दर्शन दीजिए। टीचर्स पार्थ सारथी जी और जो भी टीचर्स है करिए। आपको आज टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा। पार्थ सारथी जी है क्या महोदय? और कौन कौन? बहुत धन्यवाद। पार्थ सारथी महोदय जी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं, बहुत मेरी भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, आप लोगों के दर्शन हुए।